हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय रेलवे का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। हम इस वीडियो में प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों जानेंगे। अब आपको सारा जो प्राइवेटाइजेशन का मॉडल है, जो सरकार कैसे मॉडल फॉलो करेगी, कितनी ट्रेनें चलाएगी प्राइवेटाइजेशन के लिए, आपकी नौकरियों पर खतरा है या नहीं खतरा है, हम सब इस कुछ एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए प्लीज़ आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में ही मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार जो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में जो ट्रेनों को चलाने के लिए अभी जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन्हें मतलब इनवाइट किया जा रहा है, यानी कि आमंत्रित किया जा रहा है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉडल होगा प्राइवेट ट्रेन्स का वो कैसे होगा। तो अभी सरकार ने क्या योजना शुरू की है। सरकार ने कहा है कि पूरे 35 वर्षों के लिए 151 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कि प्राइवेट ट्रेनें होंगी। ठीक है। कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल 151 ट्रेन, और ये होंगी 35 ईयर्स के लिए टोटल। ठीक है। और जो सरकार है उसने क्या किया है, 109 बिजी रूट्स मतलब आइडेंटिफाई किए हैं, यानी कि व्यस्त मार्ग बताए हैं कि इनमें जो ट्रेनें हैं ये चलेंगी, यानी कि जो जिसमें सबसे ज़्यादा बिजी रूट्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई किया गया है प्राइवेट ट्रेन के लिए। और जो 151 ट्रेनें हैं ये हमारी कुल ट्रेनों का 5% हिस्सा मतलब ऑक्यूपाई करती हैं। देखिए, सिर्फ यानी कि 5% हिस्सा ही अभी प्राइवेटाइजेशन हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि जो 5% हिस्सा प्राइवेटाइज हुआ है ये पूरा के पूरा इसमें जो इंडियन रेलवे है उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि बाकी का जो 95% हिस्सा है वो अभी भी पूरी तरह से इंडियन रेलवे के कंट्रोल में ही है। सिर्फ 5% हिस्सा ही प्राइवेट फर्म्स को दिया गया है। हाँ, बट ये क्या हो सकती है, ये एक शुरुआत हो सकती है आगे प्राइवेटाइजेशन और करने की। बट अभी सिर्फ 5% की ही बात की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब आपको पता होगा, देखिए पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो रेलवे होती है उससे प्रॉफिट कैसे होता है, यानी कि रेलवे कमाता कैसे है। तो इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो या तो फिर वो टिकट से कमाता है, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन होती हैं, जहाँ पे हम जाते हैं पैसेंजर ट्रेन, हम क्या करते हैं, टिकट्स खरीदते हैं और रेलवे को कमाई होती है इससे। और दूसरा तरीका होता है फ्राइट ट्रेन्स। फ्राइट ट्रेन्स मतलब कि मालगाड़ियाँ, जिसमें कि जो हमारा सामान आता है उसमें रेलवे को कमाई होती है। अब आप सोचिए कि जो टिकटों को मतलब जो हम पैसेंजर ट्रेन होती हैं उसमें रेलवे को बहुत ही कम कमाई होती है। कई बार कुछ ट्रेनें तो बहुत ही घाटे में ही चलती हैं रेलवे की। तो यानी कि यहाँ पे लिखा होता है औसतन टिकटों के माध्यम से लागत का लगभग सिर्फ 57% ही वसूल करता है। ठीक है। तो अब जो एनडीए सरकार है वो क्या चाहती है कि जो हमारा रेलवे है उससे क्या किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। और मॉडर्नाइज करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होता है, प्राइवेट फर्म्स होती हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, सरकार ने एक प्राइवेट और पब्लिक जिसे हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उसे पेश किया गया है। जो हमारी सरकार है वो चाहती है कि 2030 तक हमारे जो रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा सके। अब देखिए, ये 50 लाख करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि अकेले सरकार नहीं कर सकती। अगर सरकार इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहती है रेलवेज़ में तो कहीं ना कहीं हमें प्राइवेट फर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको पता ही होगा कि जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं, प्राइवेट फर्म्स मतलब क्वालिटी, ये तो आपस में क्या है, एक तरह के सिनोनिम्स हैं कि प्राइवेट फर्म्स का मतलब ये क्वालिटी होता है, यानी कि हमें क्वालिटी सर्विसेज मिलेंगी, रेलवेज में क्वालिटी सर्विस मिलने लग जाएंगी। अब आपने तेजस ट्रेन सुनी होगी। तेजस ट्रेन में आपको बिल्कुल क्या होता है, एसी की तरह, एसी की मतलब आपको जो फ्लाइट्स होती हैं उनकी तरह बिल्कुल मतलब हॉल फील होता है। तो ऐसे कुछ ट्रेनें चलाने की बात की जा रही है। अब इस चीज़ के दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि अगर जो ट्रेनें हैं प्राइवेट फर्म चलाएंगी, सबसे पहले तो हमारी क्वालिटी सुधरेगी, हमें बहुत अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। और सेकंडली जो रेलवे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पंक्चुअलिटी की, यानी कि रेलवे कभी भी टाइम पे, जो हमारी ट्रेनें हैं आपको पता होगा इतने बिजी रूट्स के कारण जो ट्रेनें हैं कभी टाइम पे नहीं चलती हैं। देखिए, अगर हम जापान की बात करें, वहाँ पे ट्रेनें इतनी ज़्यादा टाइम पे होती हैं कि अगर कोई ट्रेन 10 सेकंड तक भी लेट हो जाए तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेशनल टीवी पे आके खेद जताते हैं कि आज हमें दुख हो रहा है कि हमारी ट्रेन लेट हुई है और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। बट अगर हम अपनी इंडिया की बात कर लें तो यहाँ पे अगर 10 मिनट ट्रेन लेट होती है तो हम बोलते हैं कि ट्रेन हमारी टाइम पे आज तो क्या बात होगी कि ट्रेन टाइम पे आ गई। ठीक है ना। ये फ़र्क है हमारे
रेलवे सिस्टम में। आपको पता होगा जो हमारा रेलवे सिस्टम है, इंडिया का रेलवे सिस्टम है, वो दुनिया का सबसे 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पूरे मतलब एक दिन में कम से कम 2 करोड़ लोग सफ़र करते हैं ट्रेन में, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मतलब हमारा जो रेलवे है वो संभाल के रखा हुआ है। बट अब जैसे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेलवे पे क्या हो रहा है, बर्डन, रेलवे पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, पैसेंजर्स का, फ्लाइट्स का, सबका। इस बर्डन को कम करने के लिए प्राइवेट फर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मार्केट में, ठीक है। अब देखिए इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि देखिए अगर जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो क्वालिटी सर्विस देंगी, क्वालिटी सर्विस तो आपको मिलेगी, पर क्वालिटी सर्विसेज के साथ साथ आपको पे भी तो हाई करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। जान कि जो आप पहले टिकट देते थे, टिकट का प्राइस तो ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। तो आप देखिए अगर कोई गरीब वर्ग का आदमी है, यानी कि जिसके पास आगे वो ट्रेन में सफ़र किया करता था, ट्रेन, आपको पता होगा ट्रेन की जो टिकट होती है सबसे सस्ती होती है, तो जब प्राइवेट ट्रेन उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी उस रूट में, फिर उस आदमी का क्या होगा, वो अब सफ़र नहीं कर पाएगा ट्रेन में। बसेस को आपको पता है जो बसेस हैं, एयर सर्विसेज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं अगर हम कंपैरिजन करें ट्रेन के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है प्राइवेटाइजेशन का। और ये क्या करता है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन करता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है या जिसके पास कम पैसा है। तो अब अनुमान है, एक बात और देखिए, जो हमारी ट्रेन्स होती हैं, ठीक है, 2 तरीके की ट्रेन मैंने आपको बताई, एक होती है पैसेंजर ट्रेन्स और एक होती हैं जो हमारी फ्राइट ट्रेन्स होती हैं, यानी कि मालगाड़ियाँ। अब उनके लिए पता क्या होता है, एक ही ट्रैक होता है कि उसी ट्रैक में पैसेंजर ट्रेन चलेंगी और उसी ट्रैक में कौन सी चलेंगी, मालगाड़ियाँ चलेंगी। अब एक ही ट्रैक होने की वजह से और इतनी पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से जो मालगाड़ियाँ होती हैं वो स्टेशन पर खड़ी रह जाती हैं, यानी कि उन्हें मतलब निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अब बात क्या चल रही है कि 2 डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, यानी कि सिर्फ उन जो फ्लाइट कॉरिडोर्स मतलब कि उन पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट ट्रेन ही चलेंगी, यानी कि मालगाड़ियाँ ही चलेंगी। क्योंकि अब जो मालगाड़ियाँ लेट हो जाती हैं जिसकी वजह से भी बहुत नुकसान झेलने को पड़ता है, यानी कि जिसका सामान होगा वो सामान लेट पहुँचेगा, डिलीवरी लेट होगी। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो सामान ले जाने के लिए उतनी आसानी होगी, सामान जल्दी पहुँचेगा, तो हमें फ़ायदा होगा। इसके लिए क्या बात चल रही है कि 2 डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, यानी कि उसमें सिर्फ क्या चलेंगी, जो हमारी मालगाड़ियाँ वही चलेंगी। और साथ में अगर जो मालगाड़ियाँ अलग ट्रैक में चलने लग जाएंगी तो यानी कि जो हमारा अभी प्रेजेंट का ट्रैक सिस्टम है उस पर का बर्डन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसी पे और क्या चला सकते हैं, और नई ट्रेन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस वजह से ये काम भी किया जा रहा है कि जो 70% मालगाड़ियाँ हैं जो भीड़ वाले भारतीय रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन के साथ दिसंबर 2021 को 2 आगामी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में स्थानांतरित हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि अगर आपने कोई ट्रेन टिकट बुक करानी है, आप 1 महीने पहले भी ट्रेन की टिकट बुक करा लो तो आपको बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट मिलती है, ठीक है। जो सबसे व्यस्त मार्ग होते हैं, जो सबसे बिजी रूट्स होते हैं, भीड़ वाली ट्रेन आपको पता होगा, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं एयर सर्विसेज पे, और जो रोड सर्विसेज हैं उस पर शिफ्ट हो रहे हैं उसे रोकने के लिए। और जो हमें चाहिए कि हमारे इंडिया को चाहिए अभी हाई स्पीड ट्रेन चाहिए, वो हाई स्पीड ट्रेन भी कौन ही प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमें आधुनिक ट्रेनें चाहिए, जिनकी उनके कोच चाहिए आधुनिक ट्रेनें, रोलिंग स्टॉक में भारी निवेश की आवश्यकता है। और फिर संचालन, यानी कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी हमें चाहिए। आपको एक बात और बता दूं, पिछले साल ही कैग की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि जो रेलवे था, जो उसका प्रॉफिट था, अगर रेलवे 1 रुपये कमाता है तो उसके पीछे उसे 98.44 पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यानी कि आप करीब 99 पैसे ले लीजिए, यानी कि रेलवे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बट आप देखिए, आप सोचेंगे रेलवे को तो प्रॉफिट ही हो रहा है इससे, यानी कि 99 पैसे लगाए उसे 1 रुपया मिल गया, यानी कि 1 पैसे का प्रॉफिट हुआ हर 1 रुपये में। बट नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है रेलवे की। प्राइवेट फर्म्स के इंट्रोड्यूस होने से क्या हो जाएगी, ये ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, और जो रेलवे कम प्रॉफिट में चल रहा है वो रेलवे ज़्यादा प्रॉफिट में आने लगेगा। तो इसी परिदृश्य में हमें क्या है कि जो बेहतर जहाज पर सेवाएं और तेज़ ट्रेनें देना भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा आधुनिकीकरण खर्च होगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जो ट्रेनें हमारी अपग्रेड हो तो उस पर हमें खर्चा भी करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि देखिए, जो भारतीय रेले हैं, यात्री ट्रेनें चलाना घाटे का कारोबार होता है, ठीक है। आम औसतन टिकटों के माध्यम से इतनी 57% तक ही प्रतिशत वसूल कर पाते हैं हम। फिर इस नुकसान को कम करने के लिए और इसे पैसा बनाने वाले उद्यम में परिवर्तन करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है
तो सरकार ने फैसला लिया है कि जो भविष्य में पेश की जाने वाली कुछ गाड़ियां को निजी कंपनी द्वारा चलाया जाएगा। एक वैसा मॉडल जो भारत में पहले कभी भी कोशिश नहीं की गई है, इस मॉडल की मतलब ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन करने की, जो अब कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं कि देखिए, जो पिछले साल अभी देखते हैं कि जो पिछले साल नीति आयोग ने थे, उन्होंने जो उसके सीईओ थे अमिताभ कांत के नेतृत्व में सचिव का एक सशक्त समूह ने इस विषय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष में जो उनकी थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, आर्थिक मामलों के विभाग के, आवास और शहरी मामलों के सचिव थे, रेलवे बोर्ड के वित्तीय आयुक्त पैनल्स के अन्य सदस्य थे। इन्होंने इसमें डिस्कस किया था कि ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन आखिरकार कैसे किया जा सकता है। तो अभी जो निजी खिलाड़ियों को कितनी गाड़ियों का परिचालन करेंगे और कब करेंगे, तो मैंने आपको ये बात पहले बता दी कि जो सरकार ने 35 वर्षों तक 151 निजी ट्रेनें चलाने के लिए पूरे भारत में 109 व्यस्त मार्गों की पहचान की है, और जो विशाल प्रतीक्षा सूची वाले मार्ग हैं और कमाई करने की क्षमता प्रदान करते हैं, यानी कि जो पूरे बिजी रूट्स हैं और इसमें क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट हम अचीव कर सकते हैं। 151 ट्रेनें भारत में चलाने वाली कुल ट्रेनों का केवल कितना है 5% ही है। फिर परियोजना के लिए मार्गों के शहर के प्रमुख केंद्र हैं, कौन कौन से मतलब कौन कौन से शहरों में ये ट्रेनें चलेंगी, तो जैसे पटना, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, प्रयागराज, हावड़ा, चेन्नई, चंडीगढ़ और दिल्ली, मुंबई, इन शहरों में ये ट्रेनें चलेंगी। फिर अब 35 वर्षों के अनुबंध में अब बात करते हैं कि हमारी ट्रेनें कब कब कैसे चलेंगी। तो इस तरह निर्धारित किया गया है कि ट्रेन और आम जो इंजन है वो लगभग 3 दशक तक सेवा में रहते हैं। तो इसके अंत तक जो बोली प्रक्रिया, यानी कि अब जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो बोली प्रक्रिया के थ्रू आएंगी। तो उसके बाद 12 ट्रेनों के पहले सेट को, यानी कि 12 ट्रेनें पहले 2022 और 2023 तक रोल आउट करने का अनुमान है। इसके बाद 2023 और 24 में 45 ट्रेनें और फिर 2025 और 26 में 50 ट्रेनें और अंत में 2026 और 27 में 44 ट्रेनों को मतलब चलने लग जाएंगी हमारे प्राइवेट ट्रेन से, यानी कि ये धीरे धीरे काम होगा। फिर बात करते हैं ट्रेनों को चलाने के लिए किस तरह की कंपनियों से उम्मीद की जाती है, यानी कि अगर हम बात करें कि कौन कौन सी प्राइवेट फर्म्स इसमें मतलब आ सकती हैं। अब देखिए, प्राइवेट फर्म्स ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि ट्रेन चलाने का जो काम है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो कोई सीधी से मतलब कोई सिंपल कंपनी तो आ नहीं सकती। जिसके पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ वही आ सकती हैं। रेलवे ने इसके लिए कोई डेफिनेट क्राइटेरिया सेट नहीं किया है, बल्कि बस एक जो फाइनेंशियल मतलब सिर्फ जो वित्तीय मतलब उनके पास होना चाहिए का पैसा, सिर्फ उसे ही सेट किया गया है। चूँकि भारत में यात्री ट्रेन को चलाने का व्यवस्था है, और जो हमारे भारतीय जो कंपनियां हैं, जिनकी जो फॉरेन कंपनियां, भारतीय कंपनियां हमारी इंडिया की, उनके पास जो प्राइवेट ट्रेन चलाने का अभी किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए देश को किसी भी निजी ट्रेन कंपनी का इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। और इसके अतिरिक्त ट्रेन संचालन में किसी भी अनुभव के साथ या इसके बिना दुनिया में किसी को भी निमंत्रण दिया जाता है, यानी कि हम और फॉरेन कंपनी ट्रेन को भी बुला सकते हैं। हालांकि रेलवे ने कंपनियों के लिए कुछ वित्तीय पात्रता निर्धारित किया, यानी कि जो फाइनेंशियल उनकी क्या होनी चाहिए वो तैयार की गई है, यानी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है। तो जो हमारे रेलवे ने क्या कहा है कि जिनका जो टर्नओवर है वो 1165 करोड़ रुपये तक है, वो कोई भी कंपनी आवेदन कर सकती है, ठीक है ना। ये अलग अलग डिपेंड करेगा कि कौन कौन से क्लस्टर्स में जो ट्रेन चलेंगी। तो कुल लागत किया जाता है कि 1165 करोड़ रुपये से 1600 करोड़ रुपये के बीच में कोई भी लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी कंपनी आएंगी, तो इसमें GMR, ब्रॉम्बडियर, वेदांत समूह, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फोर्ज, टीटागढ़ वैगन्स, RK एसोसिएट्स, जो रेलवे खाद्य व्यवसाय में एक प्रमुख खिलाड़ी हैं, IRTC जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी निवेश फर्म हैं। इसे अब तक की भागीदारी की मंशा दिखाई गई है। रेलवे ने कहा है कि इनसे जो लिस्ट आई है अभी प्राइवेट ट्रेन की, इससे और बढ़ने की भी उम्मीद है। 12 अगस्त को क्या किया जाएगा, दूसरी बैठक की जाएगी। तो अब बात करते हैं कि जब भारतीय रेलवे एक ही व्यवसाय से नुकसान उठाती है तो निजी कंपनियां पैसे से चलने वाली यात्री गाड़ियों को कैसे बनाएंगी। यानी कि इसमें कहा गया है कि जब रेलवे खुद ही मतलब लॉस में चली जाती है पैसेंजर ट्रेन के लिए, जो प्राइवेट कंपनियां वो कैसे फ़ायदा उठाएंगी, उन्हें कैसे गेन होगा। तो इसके बारे में कहा गया है कि जो निजी निदेशक 17 से 27% इक्विटी आंतरिक दर है उसके बीच में देख सकते हैं, ताकि जो हमारा मतलब मुनाफा है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं।
तो निजी गाड़ियों की से किस तरह की सेवा की उम्मीद है? तो निजी गाड़ियों की उम्मीद है कि जो ट्रेनें क्या होंगी वो टेक्निकल रूप से काफ़ी सुपीरियर होंगी जो हमारी आज की ट्रेनें हैं, और उनकी जो अधिकतम रफ्तार है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। ठीक है ना, जैसे हमारी वंदे भारत ट्रेन थी उसी तरह ये ट्रेनें होंगी। उन्हें भारतीय नेटवर्क पर सभी सुरक्षा प्राथमिकता को पूरा करना होगा, यानी कि जो भी रेलवे सेट करती है क्राइटेरिया, सेफ्टी क्राइटेरिया, वो सब उन्हें फुलफ़िल करने पड़ेंगे। और उन्हें जो मतलब ट्रेन्स को उनके क्या होंगे, ट्रायल्स भी किए जाएंगे। अगर ट्रेन को चलाने से पहले ट्रेन के ट्रायल्स भी होंगे, और हर ट्रेन में मिनिमम 16 कोचेस तो होने ही चाहिए। ठीक है, ऑन बोर्ड सेवाओं और टिकटों के लिए निजी ऑपरेटर के पास मुफ्त हाथ है। यह अपनी सेवाओं की कीमत तय कर सकता है, यानी कि जो फेयर्स होंगे ट्रेनों के, वो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो खुद तय कर सकते हैं कि वो कितने मतलब फेयर रखना चाहते हैं अपने किरायों के। ठीक है ना, और उन्हें और एड ऑन सुविधा भी मतलब प्रदान कर सकते हैं, यानी कि वो अपने जो उनके पैसेंजर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, उन्हें जो भी वो सुविधाएँ देना चाहते हैं वो प्राइवेट ट्रेन्स कर सकती हैं। ठीक है ना, जो भी गैर किराया रजिस्टर होता है वो उसमें भी उनके क्या है, इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। प्राइवेट फर्म्स को अपने बिजनेस मॉडल के आधार पर अपना क्लाइंट बेस बनाएंगे। फिर बात करते हैं भारतीय रेलवे को निजी खिलाड़ियों से क्या मिलेगा, यानी कि निजी खिलाड़ी तो ट्रेनें चला रही हैं, तो क्या हमारी इंडियन रेलवे को इससे फ़ायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा कि निजी ऑपरेटर को रेलवे के साथ साथ राजस्व साझा करना होगा, यानी कि जो भी वो रेवेन्यू कमाएंगी, जो प्राइवेट फर्म्स रेवेन्यू कमाएंगी अपनी ट्रेनों से, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा उन्हें रेलवे को देना पड़ेगा। रेलवे के साथ वार्षिक आय का अधिकतम प्रतिशत साझा करने के लिए सहमत होने वाली योग्यता कंपनी बोली जीत जाएगी, यानी कि ट्रेनों जो कंपनियां हैं उनके क्या लगेंगे, टेंडर लगेंगे। अब जो कंपनी कहेगी कि हम अपने सबसे ज़्यादा प्रतिशत रेलवे के साथ शेयर करेंगे, अपने साल का जो मुनाफा शेयर करेंगे, वही कंपनी क्या जीत जाएगी, बोली जीत जाएगी, यानी कि जो टेंडर जीत जाएगी। इसके अलावा रेलवे को प्रति किलोमीटर के आधार पर एक्सेस चार्ज को ट्रैक करने के लिए स्टैंडर्ड हॉलेज चार्ज एंकल भी मिलेगा। इससे पहले यह लगभग 512 रुपये प्रति किलोमीटर के लिए काम किया था, लेकिन रेलवे ने अभी तक अंतिम आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है। यह शुल्क रेलवे टर्मिनलों, ट्रेन के भौतिक परिवहन, ट्रेन रखरखाव, सिग्नलिंग और ओवरहेड्स का उपयोग करने की लागत के रूप में लगाया जाता है। ट्रेनों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की लागत का वास्तविक भुगतान भी किया जाएगा। अब बात करते हैं कि रेलवे ने निजी खिलाड़ी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक निर्धारित किए हैं, यानी कि जो रेलवे है वो चाहती है कि जो प्राइवेट फर्म्स आई हैं तो वो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया सेट करके रखें। इसमें सबसे जो मुख्य क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है कि पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। इसे जो सबसे मतलब ऊपर रखा गया है उसे पंक्चुअलिटी ही रखा गया है। उससे 95% भार दिया गया है कि जो आपको जो ट्रेनें चलानी हैं वो आपको 95% तक मतलब ट्रेनें सही टाइम पे ही चलानी है। और साथ में लोगों की क्रेडिबिलिटी चाहिए, जो आपकी सेवा की विश्वसनीयता है, जो आपकी सर्विसेज की गुणवत्ता है वो भी पूरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, और अगर कोई ऐसा करने से चूक जाएगा तो उस पर क्या है, पेनल्टी भी लगाई जाएगी। फिर बात करते हैं, अब जो रेलवे है वो निजी खिलाड़ी को क्या देगा, यानी कि जो प्राइवेट जो रेलवे हैं वो भी तो कुछ ना कुछ निजी खिलाड़ी को देगा, तो वो क्या दे सकता है रेलवे क्या करेगा, अपने बने बनाए ट्रैक देगा, जो कि रेलवे ने खुद अपना पैसा लगा के बनाए हैं, उन्हें अपनी ज़मीन देगा, ठीक है ना, निजी खिलाड़ियों को। तो बदले में रेलवे निजी गाड़ियों को गैर भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करेगा। जैसे मान के चलिए कि 2 ट्रेनें हैं, एक तो ट्रेन है जो रेलवे चला रही है ट्रेन, ठीक है ना, और एक ट्रेन है जो प्राइवेट ट्रेन चला रही है। तो जो रेलवे है वो अपनी ट्रेन को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, उन्हें बराबरी का मौका दिया जाएगा, ठीक है, अगर कोई सेम रूट में टक्कर हो रही हो तो। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसमें सिस्टम और बुनियादी ढांचे को एक सक्षम वातावरण में संचालित करने के लिए निजी गाड़ियों के लिए अच्छी तरह से तेल से सना हुआ है। यह सौदेबाजी को अपने अंत को पूरा करेगा। यदि निजी खिलाड़ी रेलवे के हिस्से में खामियों के कारण अपने प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को पूरा करने में विफल रहता है तो ट्रांसपोर्टर को कुछ नुकसान का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो सभी समझौते में परिभाषित है। सौदे के हिस्से के रूप में यह निजी खिलाड़ियों को ट्रेनों के लिए रखरखाव की सुविधा स्थापित करने के लिए भूमि देगा। ठीक है, मैं आपको बताया था कि वो लैंड देगा, और उन्हें अपनी सुविधाओं में ट्रेनों को धोने, साफ करने और समय समय पर निरीक्षण करने के लिए वॉशिंग लाइनों का उपयोग करने की भी अनुमति देगा। 35 वर्ष पूरे होने के बाद क्या होगा, जो रखरखाव की सुविधा वो रेलवे की हो जाएगी। फिर से इन ट्रेनों के टिकटों को वर्तमान रेलवे आरक्षण प्रणाली के माध्यम से ही होगा, इनके जो हम ट्रेनें बुक कराएंगे प्राइवेट ट्रेन की, वो जो अभी फैसिलिटी चल रही है रेलवे के द्वारा सिमी ही होगी। ठीक है, क्या जो अभी जो है
वो IRTC द्वारा संचालित 2 तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों से कैसे भिन्न है। यानी कि जो अभी आपको पता होगा, जो IRTC ने भी 2 तेजस ट्रेनें चलाई थी, क्या ये उससे भिन्न है? जी हाँ, वे बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जो IRTC कंपनी है वो उसका जो ऑनर है वो रेलवे ही है। तो आप उसे जो प्राइवेट ट्रेन्स ना कह के आप बल्कि उसे कमर्शियल ट्रेन्स कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, क्या रेलवे में निजी खिलाड़ी नहीं है, यानी कि रेलवे में पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा फ्लाइट का बिजनेस है, यानी कि जो माल ढुलाई का बिजनेस है, उसमें पहले भी प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। फिर सामान्य उद्देश्य वाले वैगनों के व्यवस्था में माल ग्राहकों को अपनी इच्छा से अपना रोलिंग स्टॉक प्राप्त करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन हमेशा से एक सरकारी एकाधिकार रहा है। यानी कि जो हमारी फ्लाइट ट्रेन है उसमें तो कहीं ना कहीं प्राइवेट फर्म्स फिर भी इंक्लूडेड हैं, बट जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनमें सिर्फ क्या है, जो सरकार है सिर्फ उनका ही एक अधिकार रहा है, यानी कि मोनोपोली रही है सरकार की ही। तो क्या ये भारतीय रेलवे का निजीकरण है, जो कि हम क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो देखिए, इसमें दोनों विपक्ष हैं। जो हमारे रेलवे यूनियन है वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ 5% रेलवे ही प्राइवेटाइज की गई हैं, बट ये एक शुरुआत हो सकती है कि रेलवे को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया जाए। हम किसी चीज़ को प्राइवेटाइज कब मानते हैं कि जब देखिए 100% हिस्सा होता है, जब 51% हिस्सा प्राइवेट फर्म्स के हाथ में चला जाए तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। यानी कि जिसे प्राइवेटाइजेशन बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट करना, यानी कि अपने जो सेल एसेट्स हैं उसे बेच देना। तो रेलवे यूनियन इसका विरोध कर रही हैं। तो अब जो यूनियन ने कई मौक़ों पर रेल मंत्रालय के साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी किया है, ठीक है ना। तो जो हमारे जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं VK यादव, उन्होंने कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जो रेलवे है उन्हें प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जो रेलवे है वो इंडिया का ही है और इंडिया के लोगों का ही है। ये तो बस एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई गई है। तो देखिए, जो आपकी नौकरियां हैं, अगर हम नौकरियों की बात करें इसमें, तो आपकी नौकरियां अभी भी रेलवे ही कराएगा। रेलवे की भर्ती से ही आपको नौकरियाँ मिलेंगी। तो अभी आपकी नौकरियों में कोई खतरा नहीं है। तो बस यही मौका है कि अपनी जो तैयारी पूरी की है, जो आगे पेपर अगर रेलवे लेगी NTPC और ग्रुप D के, तो सिर्फ यही मौका है कि अपने पेपर देके आप अपनी नौकरी सुनिश्चित करिए। पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको इसी साल जो अगले साल जब भी पेपर होगा आपको एक बार में जो रेलवे की नौकरी है वो मिल जाए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, रेलवे की नौकरी रेलवे प्राइवेटाइज ही नहीं होगा पूरा, अभी तक तो नहीं होगा, ठीक है ना। सरकार ने अलग अलग मौक़ों पर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा था कि भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है, यानी कि ठीक है ना। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे के निजीकरण में कोई योजना या प्रस्ताव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। भारतीय रेल इस देश के लोगों की है, यह ऐसा ही रहेगा। जो रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल ने उन्होंने इस बार राज्यसभा को कहा था, ठीक है ना, राज्यसभा में बताया था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।